हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में मदद भी करूंगा, ताकि सारे टर्म्स को आसानी से आप समझ सको और एग्जाम में जब उन टर्म्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सको। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करिएगा, न कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देने में। तो ये है पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे वीडियो की नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराते हैं। तो अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टाइप 1 एरर इज ऑल्सो नोन एज। आपको बताना है कि टाइप 1 एरर को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस पढ़ देता हूं मैं। क्या ये फॉल्स पॉजिटिव है, क्या ये फॉल्स नेगेटिव है, क्या ये डबल नेगेटिव है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए, आपको एरर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अगर आप ये डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो आप टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को अच्छी तरीके से समझ लोगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये डायग्राम अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ कहाँ पे लिखी गई है और उसका क्या मतलब है। तो अगर आपने ये डायग्राम अभी तक नहीं बनाया है तो जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पे इस डायग्राम को बना के स्टिक कर लो और रोज़ एक बार रिवाइज करो, तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी है। पहला, एक्चुअल सिचुएशन, यानी कि नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स है या ट्रू है। जैसे यहाँ पे लिखा है नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और नीचे लिखा है नल हाइपोथेसिस ट्रू है। तो आपको एक्चुअल सिचुएशन पता होना चाहिए। और दूसरा, डिसीजन टेकन। जो भी रिसर्चर है, इस केस में आप अपने आप को रिसर्चर मान सकते हैं और आप ये सोचो कि आपने क्या डिसीजन लिया है। क्या आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है या फिर आपने एक्सेप्ट किया है। या तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे या तो रिजेक्ट करोगे। यहाँ पे ध्यान रखना कि मैंने लिखा है फेल टू रिजेक्ट। फेल टू रिजेक्ट का क्या मतलब है? आपने रिजेक्ट नहीं किया है। रिजेक्ट नहीं किया है इसका क्या मतलब है? कि आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 एरर की, कि टाइप 1 एरर क्या है। टाइप 1 एरर तब होता है जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो व्हेन इट इज ट्रू। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, तो उससे हम टाइप 1 एरर कहते हैं। अब टाइप 1 एरर को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे अल्फा, या फिर इसे हम जानते हैं प्रोड्यूसर एरर, प्रोड्यूसर एरर, या फिर प्रोड्यूसर रिस्क। ये दो अलग अलग नाम हैं। या फिर इसे हम जानते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के नाम से, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या फिर इसे हम फॉल्स पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो टाइप 1 एरर क्या होता है? जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो व्हेन इट इज ट्रू, तो इसे हम कहते हैं टाइप 1 एरर। और टाइप 1 एरर को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स एरर, या प्रोड्यूसर रिस्क, या फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या फिर फॉल्स पॉजिटिव, या फिर एरर ऑफ फर्स्ट काइंड। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एरर ऑफ फर्स्ट काइंड। ये सारी चीज़ें आप अपने कॉपी में नोट बनाते चलो, क्योंकि जब 100-50 लेक्चर हो जाएंगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो अपनी नोट्स को बनाते चलो ताकि बाद में आप आराम से रिवाइज कर सको। अब बात करते हैं टाइप 2 एरर की। तो टाइप 2 एरर कब होता है? जब आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हो व्हेन इट इज फॉल्स, या फिर ये कह सकते हैं कि व्हेन यू फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, इट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। अब टाइप 2 एरर को हम बीटा से डिनोट करते हैं। इसे हम कंज्यूमर रिस्क या फिर कंज्यूमर एरर इस नाम से भी जानते हैं। इसे हम एरर ऑफ सेकंड काइंड, एरर ऑफ सेकंड काइंड
एरर ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि कैसे आपको पता चलेगा कि फॉल्स नेगेटिव क्या है और फॉल्स पॉजिटिव क्या है। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि देखिए फॉल्स तो दोनों में है क्योंकि आप एरर कर रहे हो। फॉल्स का क्या मतलब है? एरर, यानी आप गलती कर रहे हो। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि नल हाइपोथेसिस आपका पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप सिंपली ये याद रखो कि ट्रू का क्या मतलब है? पॉजिटिव, और फॉल्स का क्या मतलब है? नेगेटिव। तो रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, तो ये टाइप 1 एरर है। इसका क्या मतलब है कि फॉल्स तो है ही क्योंकि एरर है, और पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि ये नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू है। ठीक है। और टाइप 2 एरर को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एरर है, और नेगेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है। ठीक है, तो ये टाइप 1 एरर हो गया और टाइप 2 एरर हो गया। अब बात करते हैं करेक्ट डिसीजन की। जब आप करेक्ट डिसीजन लेते हो, जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो व्हेन इट इज फॉल्स, तो इसे हम बोलेंगे कि आपने करेक्ट डिसीजन लिया है। इसे हम बोलते हैं 1 माइनस बीटा, या फिर इसे हम बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट, या फिर इसे हम स्टैटिस्टिकल पावर भी कहते हैं। अब दूसरी करेक्ट डिसीजन की बात करते हैं। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज ट्रू, तो इसे हम करेक्ट डिसीजन कहते हैं। इसे हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। इसे हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि टाइप 1 एरर को किस नाम से जानते हैं। देखिए, कोई डबल नेगेटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव जैसा टाइप 1 और टाइप 2 एरर में कुछ नहीं होता है। फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब है? ये कि ये है टाइप 1 एरर, और फॉल्स नेगेटिव का क्या मतलब है? ये है टाइप 2 एरर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि टाइप 1 एरर को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रिया गुप्ता, जो कि हमारी एक सब्सक्राइबर भी हैं, उनका नाम हमने यूज किया है इस क्वेश्चन में। सुप्रिया गुप्ता, अ रिसर्चर फ्रॉम इंडिया, says that she can measure height of a person directly in various ways, but she can't directly measure the personality. क्वेश्चन में कह रहा है कि सुप्रिया गुप्ता, जो कि एक रिसर्चर हैं इंडिया से, वो किसी पर्सन की हाइट को डायरेक्टली मेजर कर सकती हैं वेरियस वेज के थ्रू, अलग अलग तरीके से, जैसे फीट में, इंचेस में। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू वो मेजर कर सकती हैं हाइट किसी पर्सन की। लेकिन आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि वो किसी पर्सन की पर्सनालिटी को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकती। हियर शी रेफरिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स। आपको बताना है कि यहाँ पे किस वेरिएबल के बारे में बात हो रही है। एक बार मैं ऑप्शन आप सभी के लिए पढ़ देता हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या लेटेंट वेरिएबल, या फिर इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। तो सारे टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो, अननोन। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। टू फाइंड से आप याद कर सकते हैं। द वेरिएबल विच इज प्रिडिक्टेड, जिसे हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं, हमें पता नहीं है तभी तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। इसे हम बोलते हैं एक्सप्लेन्ड। ये वेरिएबल एक्सप्लेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो हमें नोन होती है, पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन चीज आप ध्यान रखिएगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें या तो नोन है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि या तो आपको जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पता है, या फिर ये वैल्यू जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, ये इन्फ्लुएंस करती है यानी प्रभावित करती है या चेंज करने में हमें मदद करती है, या फिर इसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रिडिक्शन के लिए।
यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन पर्पस, ठीक है। तो इसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इसे हम एक्सप्लेनेटर भी कहते हैं, इसे हम एक्सप्लेनेटर कहते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी पर्सन की सैलरी पता करना है तो वो बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं उन पे डिपेंडेंट होगा। जैसे आपकी एजुकेशन क्या है, आपने कौन सी एजुकेशन कर रखी है, आपके पास कौन कौन सा स्किल्स हैं, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे हमें सैलरी पता करनी है, यानी सैलरी की जो वैल्यू है वो अननोन है, तो सैलरी क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। एजुकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए सैलरी डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि सैलरी डिपेंडेंट है एजुकेशन पे, स्किल पे और एक्सपीरियंस पे। तभी तो आपको पता चलेगा कि आपकी सैलरी कितनी है। अगर आप 12th पास हो तो आपकी सैलरी दूसरी होगी, अगर आप पीएचडी होगे तो आपकी सैलरी दूसरी होगी, ठीक है। इसी तरीके से स्किल भी है। तो ये था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जल्दी से बात कर लेते हैं लेटेंट वेरिएबल की। देखिए लेटेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, कांट बी मेजर्ड डायरेक्टली। ये डायरेक्टली वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है। लेटेंट वेरिएबल क्या है, वो वेरिएबल है जिसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। जैसे मोटिवेशन, आप मोटिवेशन को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इसके अलावा मोरल हो गया, या फिर पर्सनालिटी हो गया, या फिर आप हैप्पीनेस ले सकते हो, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब सारी चीज़ें हैं जिनको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो उसे हम लेटेंट वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि डायरेक्टली मेजर करने का क्या मतलब है। जैसे हाइट है तो आप इंचेस में तुरंत मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन, मोरल, पर्सनैलिटी या फिर हैप्पीनेस को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम लेटेंट वेरिएबल कहते हैं। लास्ट बात करते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल की। इंटरवेनिंग का क्या मतलब है कि ये मीडिएटर है, इंटरवेन कर रहा है, यानी किसी दो वेरिएबल्स के बीच में आता है। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल का इस्तेमाल हम करते हैं जब दूसरे वेरिएबल्स के बीच में हमें एक कॉजल लिंक बताना होता है। जब हमें कॉजल लिंक्स को एक्सप्लेन करना होता है तभी तो ये बीच में आएगा। दो दूसरे वेरिएबल्स के बीच में जब हमें कॉजल लिंक एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है, कॉजल लिंक जो है उसको एक्सप्लेन करना होता है, तो वहाँ पे जो वेरिएबल यूज होता है उसे हम इंटरवेनिंग वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा कि जो पर्सन गरीब है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्टर है। मतलब हमने एक रिसर्च किया और हमें ये पता चल गया कि जो गरीब लोग हैं वो कम साल तक जिंदा रहते हैं, यानी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो क्या कारण है, सपोज कर लेते हैं कि हमने ये देखा कि पावर्टी और शॉर्टर लॉन्गेविटी ये आपस में दो वेरिएबल, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हमने देखा, लेकिन इसके बीच में लिंक क्या है, ऐसा क्यों होता है कि जो गरीब लोग हैं वो कम साल तक जिंदा है। अगर मान लीजिए मैंने ये रिसर्च से पाया कि लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, ठीक है, कि उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटीज नहीं मिलती है जिसके वजह से वो कम साल तक जिंदा रहते हैं, यानी उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलती है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे लैक ऑफ एक्सेस हेल्थ केयर जो है वो आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल हो जाएगा, इंटरवेनिंग वेरिएबल हो गया। पावर्टी क्या है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और शॉर्टर लॉन्गेटिविटी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि सुप्रिया जो कि ये कहती हैं कि वो किसी पर्सन की हाइट को डायरेक्टली मेजर कर सकती हैं, लेकिन किसी के पर्सनालिटी को वो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकती। तो ये बात कर रही हैं लेटेंट वेरिएबल की, ठीक है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्प्यूरियस कोरिलेशन।
आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे रखा है और आपसे कह रहा है कि आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है अबाउट स्प्यूरियस कोरिलेशन। स्प्यूरियस कोरिलेशन से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। मैं चारों स्टेटमेंट आप सबके लिए पढ़ दे रहा हूँ। फर्स्ट है अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। सेकंड है अ लो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। थर्ड है अ बैड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। और फोर्थ और लास्ट है कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कॉजल रिलेशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्प्यूरियस कोरिलेशन क्या होता है। तो कोरिलेशन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है तो उसे हम कोरिलेशन कहते हैं। जैसे ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे स्प्यूरियस कोरिलेशन का क्या मतलब है? स्प्यूरियस का क्या मतलब होता है? फेक। फेक का क्या मतलब है? विच इज नॉट रियल। ठीक है, विच इज नॉट रियल, जो रियल में न हो। तो स्प्यूरियस कोरिलेशन का क्या मतलब है कि जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं और वो रियल रिलेशनशिप नहीं है, यानी उसे हम गलत तरीके से, किसी भी तरीके से हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो रिलेशन नहीं होता, यानी रियल रिलेशनशिप नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में कोई कनेक्शन फाइंड कर लेते हैं तो देखने में तो वो रियल लगता है, बट एक्चुअली में वो रियल नहीं होता है। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम स्प्यूरियस कोरिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट डाइंग इन स्पेस क्राफ्ट इज डायरेक्टली correlated to सीट बेल्ट यूज इन कार्स। ठीक है, तो किसी रिसर्चर ने दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप ये निकाला कि जो एस्ट्रोनॉट की स्पेस क्राफ्ट में डेथ होती है उनका डायरेक्टली रिलेटेड है जो कार में सीट बेल्ट यूज किया जाता है उससे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हो सकता है कि आपको ये जो कनेक्शन है, दो वेरिएबल्स के बीच में जो कनेक्शन है या रिलेशनशिप है, वो आपको देखने में तो सही लगे, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, एक्चुअली ये ट्रू नहीं है, तो इसे हम स्प्यूरियस कोरिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो रियल नहीं है। तो एक बार ऑप्शन में आते हैं। पहला, नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये नहीं होगा। अ लो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये भी नहीं होगा। अ बैड रिलेशनशिप बिटवीन, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैव नो कॉजल रिलेशनशिप। ठीक है, कोई भी कॉजल रिलेशनशिप नहीं होता है, फेक रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का डी। उम्मीद है आपको स्प्यूरियस कोरिलेशन समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स। आपके सामने कुछ लिस्ट दे रखा है, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, डायमेंशनल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। आपको बताना है कि इनमें से कौन, जो लिस्ट है, लिस्ट में से आपको बताना है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टेक्निक है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ, या फर्स्ट एंड फिफ्थ। देखिए, मैं जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उस पर पहले ही मैंने एक वीडियो बना लिया है इन डेप्थ, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो एक बार मैं सारी चीज़ों को समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो भी सैंपल हम लेना चाहते हैं उसमें जितने भी एलिमेंट है उनका 100% चांस होना चाहिए ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें हर एक एलिमेंट को 100% चांस मिलता है ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। ठीक है, जैसे आप लॉटरी का गेम देखो, तो जितने लोग भी लॉटरी खरीदते हैं सभी का चांस है जीतने का, कोई भी जीत सकता है। ठीक है, तो इसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। आप जानते हैं ये कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है? देखिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक दूसरा नाम है। यानी लॉटरी आप लिख सकते हो, लॉटरी भी एक क्या है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जिसमें रैंडमली कोई एक जो लॉटरी है वो पिक कर ली जाती है,
कोई एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो रैंडमली पिक कर ली जाती, और यहाँ पे सभी जो आइटम है या फिर जो भी एलिमेंट है उनका 100% चांस होता है ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है? ये भी एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जांपल है। मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कब यूज़ करते हैं। जब आपका पॉपुलेशन जो है, जब आपका पॉपुलेशन होता है, जब आपका पॉपुलेशन हेट्रोजीनस होता है तो हम वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड सैंपल का इस्तेमाल करते हैं और हम एक स्मॉल स्ट्राटा बना लेते हैं। स्ट्राटा का क्या मतलब है? एक ग्रुप बना लेते हैं। ये जो ग्रुप है वो होगा होमोजीनस, होमोजीनस ग्रुप बना लेते हैं और रैंडमली कोई भी सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसे हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग की। तो ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट को, हर एक आइटम को 100% चांस नहीं मिलता है ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि बायसनेस होती है, बायस होता है, जो रिसर्चर होता है वो अपने पसंद से सैंपल सेलेक्ट करता है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग कब यूज़ करते हैं? जब क्रिटिकल सिचुएशन होता है या फिर कभी रेयर केसेस होते हैं, जैसे ड्रग्स। अब हमें ड्रग्स जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनका सैंपल लेना है, तो क्या मैं बाहर जाऊंगा और किसी को भी सैंपल लेके सेलेक्ट कर लूँगा? जाहिर सी बात है, ड्रग्स लेने वाले कम होंगे या अधिक होंगे तो वो आसानी से आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक इस्तेमाल करूँगा। स्नोबॉल का क्या मतलब है कि जैसे आप एक स्नो को, बर्फ़ को, जैसे हिमाचल या आप जम्मू जाओ, कश्मीर जाओ, तो वहाँ पे आप बर्फ़ मिलते हैं, बर्फ़ मिलता है तो आपने देखा होगा मूवीज़ में कि वो बर्फ़ को एक गोले के रूप में इकट्ठा करके एक दूसरे पे फेंकते हैं। तो अगर आप एक स्नो को रोल करते हो, ठीक है, गोला बना के अगर ज़मीन पर रोल करते हो, तो ज़मीन से जो भी चीज़ें उसमें लगी होती हैं, मिट्टी या जो भी चीज़ें हैं, वो उसको रोल करके आगे चला जाता है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि हाँ, सबसे पहले हम एक रिस्पोंडेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं और उससे बोलते हैं कि हमें नेक्स्ट रिस्पोंडेंट को मिलवा दो। इसी तरीके से आगे हम मिलते रहते हैं। इसे हम रेफरल सैम्पलिंग भी कहते हैं। ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग का क्या मतलब है कि हम यहाँ पे एक फिक्स्ड कोटा कर देते हैं, और ऑफ कोर्स कोटा सैम्पलिंग भी एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। फॉर एग्जांपल मुझे 100 लोगों का सैंपल लेना है, ठीक है, और हमने एक कोटा फिक्स कर दिया कि 50% जो है वो मेल का डेटा हम लेंगे और 50% जो है वो फीमेल का डेटा लेंगे। तो इसे हम कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल। आपको डाउट अगर हुआ होगा तो वो हुआ होगा डायमेंशनल सैम्पलिंग। तो डायमेंशनल सैम्पलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। डायमेंशनल सैम्पलिंग जो है वो एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। इसे हम बोलते हैं, ये एक एक्सटेंशन है ऑफ कोटा सैम्पलिंग। ध्यान से सुनो, डायमेंशनल सैम्पलिंग को हम एक्सटेंशन कहते हैं ऑफ कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। अब कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि हमने एक कोटा फिक्स कर लिया, जैसे मैंने अभी बताया कि 100 लोगों का सैंपल लेना है, 50 मैंने मेल का ले लिया, 50 मैंने फीमेल का डेटा ले लिया। लेकिन डायमेंशनल सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है कि हम सारे डायमेंशंस को कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कि मुझे 100 लोगों का डेटा लेना है, सपोज कर लो कि आप एक रिसर्चर हो और आपको 100 लोगों का डेटा लेना है, ठीक है, एज अ सैंपल, और आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बना लिए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना डायमेंशनल सैम्पलिंग में कि जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि हर कैरेक्टरिस्टिक्स में से एटलीस्ट वन पर्सन। ध्यान रखना कि डायमेंशनल सैम्पलिंग में रिसर्चर हमेशा ये इंश्योर करता है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसने चूज़ किया है उसमें से एटलीस्ट वन पर्सन शुड बी सेलेक्टेड इन द स्टडी, ठीक है, ताकि रिप्रेजेंटेशन हर कैरेक्टरिस्टिक्स का हो। फॉर एग्जांपल, कोई रिसर्चर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर लेता है, जैसे
जेंडर। अब जेंडर में आप जानते हैं कि मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है और अदर जेंडर, ठीक है। तो हमें हर एक जेंडर से, चाहे वो मेल हो, कम से कम एक लेना होगा रिप्रेजेंटेशन के लिए, फीमेल में भी एक लेना होगा, अदर जेंडर में भी हमें कम से कम एक पर्सन को तो सेलेक्ट करना होगा हमारे स्टडी के लिए, ताकि जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स सेलेक्ट किया है उसका रिप्रेजेंटेशन हो। इसी तरीके से हम कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं, जैसे एज हो गया, इनकम हो गया, एजुकेशन हो गया, ये अलग अलग हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए। तो सपोज कर लेते हैं इनकम के बेसिस पे भी ले लिया, तो हमें लो इनकम, मीडियम इनकम और हाई इनकम में से कम एक एक पर्सन को लेना होगा अपने स्टडी के लिए। डायमेंशनल सैम्पलिंग का क्या मतलब है कि हम हर एक डायमेंशन को कवर कर रहे हैं, और ये एक एक्सटेंशन है कोटा सैम्पलिंग का। उम्मीद है आपको डायमेंशनल सैम्पलिंग समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का एग्जाम्पल है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का एग्जाम्पल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ का डी, फर्स्ट एंड फिफ्थ ओनली। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट के वैल्यू क्या हो सकता है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, +-1, +-2, +-0.5 या फिर 0। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, 1, 2 एंड 3 ओनली, 1, 3 एंड 4 ओनली। तो कार्ल पियर्सन कौन है ये पता होना चाहिए आपको। कार्ल पियर्सन एक फेमस बायोलॉजिस्ट और स्टैटिस्टिशियन है, और इनके कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल r से। और जो कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ये यूज़ किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ कोरिलेशन को मेजर करने के लिए। ये यूज़ किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ कोरिलेशन को मेजर करने के लिए, ठीक है। और ये कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मीन, जिसे हम x बार से डिनोट करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ये बेसिस होता है ऑन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे ये बेस्ड है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, r इज इक्वल टू समेशन dx dy अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। और अगर मान लो क्वेश्चन में कि कोवेरिएंस की वैल्यू गिवन है, सपोज कर लेते हैं कि क्वेश्चन में कोवेरिएंस की जो वैल्यू है वो गिवन है, तब r कैसे निकालेंगे। तो हो जाएगा कोवेरिएंस r इज इक्वल टू कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो यहाँ पे दो जो फॉर्मूला दिया गया है ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब हम वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे हम वैल्यूज़ को निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक 0 मान लेता हूँ, एक लाइन ऊपर खींच लेता हूँ, यहाँ पे 0 मान लेता हूँ। अगर इस 0 से अगर हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव। और इस वैल्यू से अगर हम राइट साइड जा रहे हैं तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव। यहाँ पे होता है 1 यानी -1, और यहाँ पे क्या होता है +1, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि r की वैल्यू आ गई -1, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अगर r की वैल्यू +1 आ गई तो इसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर r की वैल्यू आ गई 0 तो इसे हम बोलेंगे नो रिलेशन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको हम 3 अलग अलग पार्ट्स में बांट देंगे, जैसे 1, 2 और 3, और यहाँ पे +1 तो है ही। तो क्या हो जाएगा 0.25, 0.75, 0.9, और यहाँ पे +1 हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे भी करेंगे, यहाँ करेंगे -0.25 और -0.75 और लास्ट में -0.9। तो देखिए जो कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है
उसकी वैल्यू -1 हो सकती है या +1 हो सकती है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? प्लस या -1 ये होगा, ठीक है। यहाँ पे 0 है तो 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा है कि प्लस माइनस 0.5 कैसे होगा। अब देखो इन दोनों के बीच में वैल्यू क्या आएगी? प्लस 0.5 आएगी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या होगा? -0.5 वैल्यू आएगी। यानी कि प्लस माइनस 0.5 वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू +-1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +-0.5 भी हो सकता है। कभी भी कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन कोएफिशिएंट की या फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कभी भी +-2 नहीं हो सकती, +2 या -2 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैंने आपको जब कोरिलेशन में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो कोरिलेशन की वैल्यू आती है वो +1 और -1 के बीच में आती है। या तो +1 आएगी, यहाँ पे और है, ठीक है, OR +1 या -1 के बीच में ही आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती, इससे कम नहीं आ सकती, ठीक है। +1 और -1 के बीच में ही कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आएगी। देखिए चाहे मैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलूँ, चाहे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलूँ, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 यानी कि 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगर आप कोरिलेशन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप डिटेल में कोरिलेशन और रिग्रेशन पढ़ सकते हैं। मैंने डिटेल में कोरिलेशन और रिग्रेशन को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे लेक्चर की PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो भी आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड हो सके, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें ताकि जब भी इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएँ आपसे, आप इस नॉलेज के बेसिस पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। तो ये मेरा एक प्रयास है ताकि मैं आपके रिसर्च में और आपके जो नेट एग्ज़ाम है उसमें आपको रिसर्च से रिलेटेड कुछ जो हेल्प है वो मैं कर सकूं। तो ये था पार्ट 4 ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।